हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3A का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर मनोहर रे, और इसमें हम लोग सीखेंगे पहले इंट्रोडक्शन और फिर शुरू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण जो होता है इसी को हम लोग दो चर, एक चर x है एक चर y है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं, और इसके बाद एक है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो इसमें इसको हम लोग रेखा का समीकरण भी बोलते हैं। रेखा का समीकरण भी हमारा इसी रूप में होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर अगर हमको दो रेखाएं दी गई हैं a1 b1 और c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इन दोनों समीकरण को अगर हमको हल करना पड़े और हल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, जो भी हमारा x का मान आता है, y का मान आता है, ये जो x और y के मान आते हैं, इसी बिंदु को, इसको अगर हम एक बिंदु के रूप में ले लें तो वो हमारा रेखाओं का कटान बिंदु आ जाता है। कटान बिंदु आ जाता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है। तो दो चर वाले रैखिक युग्म को हल करने पर जो x और y की वैल्यू आती है वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होते हैं, इसीलिए हम इनको हल करते हैं। तो देखिए इसका समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a जो है वो x का गुणांक, b जो है y का गुणांक और c जो है कांस्टेंट पद, अचर पद होता है। और यहाँ पर समीकरण को हल करने के कई सारे नियम होते हैं जो आप जानते हैं कि मैं पहले नहीं बताता हूँ। इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि जब वो टॉपिक आता है तब मैं उसको वहाँ पर बता देता हूँ और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ। तो समीकरण को हल करने के जो नियम है वो जब समीकरण आएंगे तो वहाँ पर मैं उनको नियम को सिखाता चलूँगा कि कौन कौन से नियम आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ में भी बदलना है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष, ये वर्तमान उम्र है, तथा पुत्री की उम्र y वर्ष। अब दो कंडीशन दे रखी हैं प्रश्नानुसार। फर्स्ट शर्त, तो फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व कितने के थे, x माइनस 7, और उनकी पुत्री कितने की होंगी, y माइनस 7। दोनों 7 वर्ष पूर्व इतने के थे, और जो उनके पिताजी थे वो 7 गुने थे। कितने गुने थे, 7 गुने। तो हम पुत्री को 7 से गुणा कर देंगे तो वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हल कर लेना है। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, 7y इधर ले आएंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7 तो माइनस का 42। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम देखते हैं सेकंड शर्त। तो सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद चलते हैं, x प्लस 3 y प्लस 3। तो 3 वर्ष बाद पहुंच गए, कितने गुने पिता रह जाएंगे, पिताजी जो हैं वो 3 गुने रह जाएंगे। तो पुत्री को 3 गुना कर देंगे तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसको इधर बुला ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर
6। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमसे कह रहा है कि बीजगणित में तो आपने समीकरण बना दिए हैं, आपको ग्राफी रूप भी इसका दिखाइए। तो ग्राफी रूप देखिए कैसे करेंगे। समीकरण फर्स्ट है ना, ये समीकरण फर्स्ट को सारणी रूप में लिखने पर, समीकरण फर्स्ट को सारणी रूप में लिखने पर, देखिए सारणी रूप क्या होता है, किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। x बराबर -42 प्लस का 7y, ये बन गया। एक सारणी बना लीजिए, ये है x, ये है y। अब हम क्या करेंगे, पहले ऐसी वैल्यू रखेंगे जब y का मान 0 है। जब y का मान 0 है तब x का मान कितना हो जाएगा, -42। देखिए हमने 0 इसलिए लिया ताकि हमारे निर्देशांक बराबर रहें, अच्छी तरीके से हम ग्राफ पर बना सकें। एक बार हमने y 0 ले लिया, y 0 लिया तो 7y 0 बन गया, तो -42 बचेगा। अब हमें x 0 करना है, तो y का मान हम इतना लें, अगर y का मान हम 6 ले लें तो 7 6 42, -42 प्लस 42 0 बन जाएगा। ये निर्देशांक आपको अपने मन में लेने हैं, कैसे भी ले सकते हैं या आप अपने आप ले सकते हैं। तो देखिए बिंदु क्या बन जाएंगे, बिंदु बनेंगे -42 कामा 0 और 0 कामा 6। ये दो बिंदु बन गए। एक रेखा को जाने के लिए इन दो बिंदुओं से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको अभी हम थोड़ी देर में बनाते हैं। पहले दोनों ग्राफ, अब समीकरण सेकंड को सारणी रूप में लिखने पर, तो सारणी रूप में लिखेंगे फिर से। अब यहां पर भी एक चर का मान बचा लीजिए, x बचा लीजिए, y इधर भेज दीजिए। तो x बराबर 6 प्लस 3y, ये x है, ये y है। यदि हम y का मान 0 पुट करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। y का मान 0 पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 6। और अगर हमने यहाँ पर y का मान इस तरीके से पुट करें कि ये 0 बन जाए, तो y का मान अगर हम -2 रख दें, y का मान अगर हम -2 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, -6 प्लस 6 0 बन जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0। तो बिंदु क्या बनेंगे जाकर, बिंदु बनेंगे जाकर 6 कामा 0 और 0 कामा -2। ये दो बिंदु बनेंगे। तो इस रेखा को जाने के लिए इन दोनों बिंदुओं से होकर जाना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने बिंदु निकाल लिए हैं, आपको समझ में आएगा। ये बात आपको तैयार रखनी है, इस बात को आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम वैल्यू पुट करें, कैसे हमारा 0 बने। 0 बनाना ही है। अगर आप 0 नहीं बना पाएंगे तो रेखा नहीं खींच पाएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। या तो फिर आपको ग्राफ की कॉपी चाहिए होगी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी आप उसमें दिक्कत भी का सामना करना पड़ेगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। पहले आप 0 रख दीजिए, x का मान निकाल लीजिए और फिर आप ऐसे वैल्यू पुट करिए कि ये 0 बन जाए, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, इससे आप सीखेंगे। अब हम लोग इसका रेखा खींचेंगे, किस तरीके से खींचेंगे ये बात हम मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया था आपको। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में समझ लीजिए, बार बार ग्राफ बनाना बहुत कठिन काम है। फिर भी मैं 2 क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। अब देखिए ये अक्ष मैंने बना लिए, अक्ष बनाने आपको आते हैं। ये x धन y अक्ष, ये ऋण y अक्ष, ये धन x अक्ष, ये ऋण x अक्ष। पहली रेखा को खींचने के लिए 42 कामा 0 चलना पड़ेगा। माइनस का 42 है, तो माइनस का 42 है। तो देखिए पहले तो हम बिंदु लगा लें, 10 का निशान लगा रहे हैं। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो बिंदु क्या बना, -42 कामा 0। तो 10, 20, 30, 40 और 2 42।
ये बन गया लगभग में, तो 42 है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, तो माइनस का 42, एक्स अक्ष पर माइनस 42 चले, वाई पर चले 0, तो ये बन गया हमारा 0, माइनस 42 कामा 0। दूसरा बिंदु कितना है 0 कामा 6, एक्स पर तो 0 चलेंगे, वाई पर 6 चलेंगे। देखिए अगर 5 ये है, ये 10 है, तो इसका आधा 5, 5 से थोड़ा ज़्यादा ये 6, ये बिंदु मिल गया। अब जो हमारी देखा जाएगी ये ऐसे जाएगी यू, ये पहली रेखा का समीकरण हमको मिल गया। इस रेखा का समीकरण पहला वाला जो है, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, वो हमने मिटा दिया है, यहाँ से बना भी सकते थे लेकिन ऐसे छोड़ दिया। तो ये समीकरण फर्स्ट का बिंदु है, ये कहाँ से जा रहा है 0,6। अब ये जो रेखा है ये कहाँ से जाएगी, एक्स अक्ष पर 6 चलेंगे, तो एक्स अक्ष पर 10 ये है, तो 6 बिंदु ये मिल गया हमको, 5 का थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो ये 6,0 मिल गया, और 0,-2, तो x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे -2, तो ये बिंदु मिल गया 0,-2। तो इस तरीके से इसको भी खींच देंगे, तो ये बन गया समीकरण सेकंड। तो इस तरीके से हम ग्राफ को खींच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो मान लेंगे पहले, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए माना था हमने, किसी दिन 160 था, बराबर 160। समीकरण नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम से 4x, 1 किलोग्राम का x रुपए, तो 4 किलोग्राम का 4x और 2 किलोग्राम अंगूर प्लस 2y बराबर 300। समीकरण नंबर 2, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 160, तो समीकरण फर्स्ट को सारणी रूप में लिखने पर, समीकरण फर्स्ट को सारणी रूप में लिखने पर, तो इसको सारणी रूप लिख दीजिए, y बचा लीजिए, 2x उधर भेज दीजिए, 160 माइनस 2x, सारणी बना लेते हैं यहाँ पर, ये x ये y। अब देखिए पहले हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y का मान 160 आ गया। ठीक, अब हम x का मान कुछ ऐसा पुट करें कि y 0 बन जाए, तो अगर हम यहाँ पर 80 दूना 160 होता है, तो अगर हम x का मान 80 पुट कर दें, 80 दूना 160, 160 में से 160 चलेगा 0, तो बिंदु बन गए। बिंदु क्या बना, 0,160 और 80,0। अब समीकरण सेकंड को सारणी रूप में लिखने पर, समीकरण सेकंड को सारणी रूप में लिखने पर, तो सारणी रूप में लिख दीजिए। समीकरण सेकंड कहाँ है, यहाँ पर किसी एक चर का मान हम लोग बचा लेंगे, तो y का मान बचा लीजिए, y बराबर 300 माइनस 4x
300 माइनस 4x बटे y के साथ 2 लगा हुआ गुणे की चीज बटे में, तो ये बटे में आ जाएगा। तो ये सारणी रूप होगा, किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सारणी बना दीजिए। ये x है, ये y है। तो x का मान पहले हमने 0 पुट किया, तो 300 बटे 2 150 बन गया। अब यहाँ पर x का मान ऐसा पुट करो कि वो 300 बन जाए, तो 75 दूना 150 75 रख देते हैं। 75 चक्कू 300 हो जाएगा, 75 चक्कू 300, 300 में से 300 चले जाए 0, तो y का मान 0 हो गया। तो बिंदु क्या बन गए हमारे 0, 150 और 75, 0। समझ गए? तो ये 2 बिंदु बन गए। अब इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा हम लोग खींच लेंगे फटाक से। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं की बार। ये हमारा ग्राफ है, x 10 20 30 40 50। ठीक है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 और एक ये 50। तो पहले बिंदु क्या है 0, 160 लिखा हुआ है। तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 160 चलेंगे। x अक्ष पर 0 चलेंगे, y अक्ष पर 160 चलेंगे। धन धन है ना, तो ऊपर की तरफ 100 ये 150 ये 150 से कुछ ज्यादा ये रहा, ये मिल गया 0, 160। अब x अक्ष पर 80 चलेंगे, y अक्ष पर 0 चलेंगे। तो x अक्ष पर 100 ये है, 80 थोड़ा सा कम, ये बन गया। तो इसका समीकरण क्या बनेगा जाकर, इसका समीकरण ये लिखा हुआ है 2x + y = 150। 2x + y = 160 है, 150 नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। बिंदु लिखना चाहिए, लिख लीजिए। 0, अभी बाद में लिख देंगे क्योंकि घिच-पिच हो जाता है। अब दूसरी रेखा हमको खींचनी है 0, 150। तो x पर चलना है 0, y पर चलना है 150, वहीं पर आ गया थोड़ा सा नीचे। ठीक, और x पर चलना है 75, थोड़ा सा नीचे। तो बिल्कुल ऐसे देखा जाएगी दूसरी वाली। ठीक है ना, मिलेगी नहीं यहाँ पर। ठीक, तो ये आ गई दूसरी रेखा, जिसका समीकरण क्या है देखिए, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। 4x + 2y = 300। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रेखा को खींच सकते हैं। बिंदु हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो घिच-पिच हो जाएगा, ज़्यादा स्थान घेरेगा और गंदा सा लगेगा। गंदा वैसे भी हो जाता है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे इस तरीके से तरीका आपको आना चाहिए। बाकी आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे बहुत अच्छा बन जाएगा। जल्दी से नोट कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तीसरा क्वेश्चन और 4 का फर्स्ट पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है क्या तरीका है। ठीक है ना। अब 4 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो पहले लड़कियां मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। तो फर्स्ट शर्त प्रश्नानुसार देखिए, फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि कुल बच्चे कितने प्रतियोगिता में भाग लेते हैं 10। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हो जाएंगे x + y = 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। लड़कियों कितनी है लड़कियां x, ये y। तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है
तो लड़कों में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे, y इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब हमको इसको ग्राफ से हल नहीं करना है, इसका केवल आंसर हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इनको हल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हल करने के पहले आपको एक तरीका बता देते हैं जो आप कक्षा 8 में सीख के आए हैं। कई तरीके आप सीख कर आए हैं। विलोपन विधि, तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से लगाएंगे। क्या होती है विलोपन विधि? इस विलोपन अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं क्योंकि समीकरण को हल करने जा रहे हैं। जब हम एक चर को, किसी एक चर को विलोप कर देते हैं, किसी एक चर को गायब कर देते हैं, तो उस विधि का नाम होता है विलोपन विधि। कैसे गायब करते हैं? देखिए, ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक है, तो हम x को गायब कर सकते हैं। यहाँ y का गुणांक 1 है और y का गुणांक 1 है, तो y को भी हम गायब कर सकते हैं। कैसे गायब करते हैं? देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, y देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे तो y कट जाएंगे, ठीक है ना, तो कट जाएंगे तो विलोप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम विलोप करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, सेकंड का मान कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये कट गए, x 2x, 10 4 14, x बराबर 14/2, 2 से 7 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर 3। अतः गर्ल लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हैं x का मान कितना निकल के आया, 7, और बॉय लड़के कितने हो जाएंगे, लड़कों का मान है 3। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से आता ही है। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। यदि दो समीकरण हैं, पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दो समीकरण हैं तो इन दोनों समीकरण से क्या बता सकते हैं? देखिए कैसे पता करेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर तो नहीं जा रही हैं, संपाती तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल का क्या मतलब है? देखिए अगर कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरीके से काट रही हैं, तो इसका मतलब है अगर वो वहाँ पर काटेंगी तो उनका केवल एक आंसर निकल के आएगा, केवल एक ही आंसर निकल के आएगा। x और y के मान केवल एक ही निकल के आएंगे, इसलिए उसका नाम है अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब यूनिक, एक अकेला हल निकल के आएगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो। दूसरा पार्ट क्या है? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समांतर होंगी,
अर्थात कोई हल नहीं होगा। अब की बार क्या मतलब है, अगर दोनों रेखाओं में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इसका मतलब है जो दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? समांतर। और अगर कोई रेखा एक दूसरे के समांतर जाएंगी तो क्या कभी काटेंगी? अगर वो काटेंगी नहीं तो क्या x और y के मान निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे। इसलिए कोई हल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, कोई हल नहीं है। यानी कि जब वो रेखा एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं तो क्या हल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरे पार्ट में यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यदि तीनों पार्ट बराबर हो जाएं तो रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात अनंत हल होंगे। अब अनंत हल होंगे इसका क्या मतलब है? समपाती का क्या मतलब है? देखिए अगर कोई रेखा एक ऐसे है और एक दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है, ये दो रेखाएं हैं, तो क्या वो दो रेखाएं दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, एक ही रेखा दिखेगी। और जब एक ही रेखा दिखेगी तो वो कैसी हो जाएगी? समपाती हो जाएगी। और अगर समपाती हो जाएगी तो यहाँ पर अनंत हल कैसे पता चलेगा कि अनंत हल है? देखिए अगर रेखा यहाँ पर भी तो मिल रही है, यहाँ पर भी तो मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ 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 यहाँ, और हर एक जगह पर रेखाएं एक दूसरे से मिल रही है, तो आप इसके कितने हल निकाल सकते हो? इसके अनंत हल निकल आएंगे। इसलिए ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जिससे निश्चित रूप से आपका पेपर बनना ही बनना है, पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसको याद कर लीजिए, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 प्रतिच्छेदी रेखा यानी अद्वितीय हल। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 समांतर रेखाएं यानी कोई हल नहीं। और A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 संपाती रेखाएं अर्थात अनंत हल होंगे। तो इसको याद करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट कर लें और कहीं पर अच्छी तरीके से याद कर लें, फिर देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए पांचवें के पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि रेखाओं की तुलना करनी है A1 A2 से और बताइए कैसी हैं। तो A1 का मान कितना है? नहीं पहले रेखा लिख लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि समीकरण दोनों एक जैसे होने चाहिए, या तो C दोनों तरफ इधर ही हो या तो उधर ही हो। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। तो A1 का मान कितना है? 5, B1 का मान कितना है? -4, C1 का मान कितना है? 8, A2 का मान 7, B2 का मान 6, C2 का मान -1। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1 बटे A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 बटे 7 कट नहीं रहा है, छोड़ देंगे। B1 बटे B2, B1 बटे B2 -4 बटे 6, तो -4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 बटे 3। C1 बटे C2 8 बटे -9। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 क्या बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। चूँकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, अर्थात अद्वितीय हल होगा। ये आप साथ में लेकर चलिए ताकि आपका रिवाइज होता रहे और आगे जब क्वेश्चन आए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यहीं पर देख लेते हैं एक पार्ट और दूसरा तीसरा पार्ट आप अपने आप लगाएंगे। तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0, ये समीकरण नंबर 2 है। तो a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। तो पहले हम लोग निकालेंगे a1 बटे a2, ठीक है। a1 बटे a2 कितना, 9 बटे 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2। b1 बटे b2 देखिए 3 बटे 6, 1 बटे 2। c1 बटे c2 देखिए 12 बटे 24, ये भी 1 बटे 2। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए रेखाएं तीनों बराबर हैं, समपाती। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। तीसरा पार्ट आपके लिए है, जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट, संगत और असंगत क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अगर दो रेखाएं हैं, या तो एक बिंदु पर काटें या तो अनंत बिंदु पर काटें, यानी रेखाएं काटती हों तो वो संगत हैं, तो वो क्या हैं, संगत हैं। अगर वो काटती ही नहीं है तो असंगत हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। यानी कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाए या हमारा संगत रेखाएं आ जाएं, एक दूसरे के ऊपर जा रही, संपाती जा रही हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, संगत रेखाएं हैं। और अगर वो समांतर रेखाएं हैं तो असंगत हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, x + y = 5, x + y - 5 = 0। उधर 5 था, इधर बुला लिया, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण 2x 2y - 10, 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2। इसमें भी 10 हमने इधर बुला लिया है। तो a1 का मान 1, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। तो a1 बटे a2 1 बटे 2, b1 बटे b2 वो भी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 -5 बटे -10, माइनस से माइनस 5 एकम 5 दूनी 10, तो वो भी 1 बटे 2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, देखिए जब ये समपाती रेखाएं हैं, समपाती हैं तो संगत हैं, रेखाएं संगत हैं। समझ गए ना, संपाती या प्रतिच्छेदी आ जाएं तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये रेखाएं संगत हैं। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका कोई, और बाकी क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं। तीसरा पार्ट देख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर सेकेंड। पहले a1 a2 का मान लिख लीजिए, a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2, c2 का मान -4 लिखेंगे। चूँकि बाद में पहले हम लोग a1 a2 का मान निकालें। a1 बटे a2 2 बटे 4
1/2। B1/B2 का मान निकाल लीजिए 1/-2। C1/C2 का मान निकाल लीजिए -6/-4, माइनस से माइनस 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। अब यहाँ लिख देंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रेखाएं, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, रेखाएं कैसी हैं, अद्वितीय हल है ना, रेखाओं का अद्वितीय हल है। अगर एक भी हल आ जाए, कम से कम एक भी हल आ जाए तो रेखा संगत है, अतः रेखाएं संगत हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।